नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपर प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। बड़ी खबर के साथ सुपर प्राइम टाइम की शुरुआत करने जा रहे हैं। बेलारूस के एयरफोर्स का बड़ा ऐलान इस दरमियान सामने आ गया है। बेलारूस के फाइटर जेट न्यूक्लियर हमले के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। बेलारूस के पायलट्स ने भी एटमी हमले की प्रैक्टिस की है। सुखोई 25 से सुखोई 25 से बेलारूस का परमाणु युद्ध अभ्यास होने की जानकारी सामने आ रही है। बेलारूस के फाइटर जेट्स न्यूक्लियर हमले के लिए पूरी तरह से तैयार दिख रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति को लेकर बड़ी जानकारी। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने युद्ध की रणनीति 360 डिग्री बदल दी है। रूस का लक्ष्य अब सिर्फ यूक्रेन विजय नहीं है, बल्कि पुतिन ने तय कर लिया है कि ज़ारशाही के दौर वाला साम्राज्य दोबारा स्थापित किया जाएगा। पुतिन ने ऑपरेशन मदर रशिया शुरू कर दिया है। इस ऑपरेशन का मतलब है पूरे यूरोप का रशियन फेडरेशन में विलय, जिसका मतलब है यूरोप और अमेरिका तक न्यूक्लियर विनाश का बवंडर। पुतिन ने मदर रशिया की पुनर्स्थापना के लिए 3 मोर्चों पर न्यूक्लियर तैनाती कर दी है। आर्कटिक से पैसिफिक तक पुतिन ने व्यूह रचना पूरी तरह से तैयार कर ली है। क्या है पुतिन का ऑपरेशन मदर रशिया और क्या है इसकी तैयारी, विस्तार से समझिए। रूस की नई युद्ध रणनीति तय हो चुकी है। अब पुतिन का मिशन यूक्रेन विजय नहीं बल्कि यूरोप विजय का है। पुतिन ने अखंड रूस का पुराना क्षेत्र दोबारा हासिल करने का लक्ष्य लेकर जंग शुरू की थी, लेकिन अब अखंड रूस के साथ साथ संपूर्ण यूरोप को भी रूस में शामिल करने के लक्ष्य को निर्धारित कर दिया गया है। इस लक्ष्य का मतलब है यूरोप से लेकर अमेरिका तक विश्व विनाशक जंग छेड़ना, क्योंकि ऑपरेशन मदर रशिया का मतलब है पूरे यूरोप पर रूस का कब्जा हो जाना। 1300 ईस्वी से लेकर 1904 तक रूस का विस्तार हुआ। 1300 में मॉस्को से शुरू हुआ रूस का एम्पायर 1762 तक यूराल माउंटेन रेंज, साइबेरिया, कॉकेशिया, क्रीमिया, यूक्रेन, बेलारूस, लिथुआनिया, एस्टोनिया, लातविया, हंगरी, पोलैंड, फिनलैंड और स्वीडन तक फैल गया था। पुतिन ने एक बार फिर 1300 से 1762 तक रहे रूस के साम्राज्य को दोबारा स्थापित करने का ऑपरेशन शुरू कर दिया है। रूस ने तय कर लिया है कि यूक्रेन के साथ छिड़ा युद्ध लंबा हो चुका है और अब इस युद्ध को रूस के पुराने साम्राज्य को स्थापित करने के बाद ही खत्म किया जाए। मदर रशिया प्लान को जमीन पर उतारने के लिए रूस के नॉर्दर्न फ्लीट ने वॉर ड्रिल शुरू कर दी है। बैरेंट्स सागर में रूस के वॉरशिप और सागर के ऊपर रूस के फाइटर जेट्स और बॉम्बर टारगेट पर निशाना लगाने का अभ्यास कर रहे हैं। बैरेंट्स सागर में रूस का एडमिरल गोर्शकोव वॉरशिप और एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है। आसमान में रूस के सुखोई 24M बॉम्बर मॉक टारगेट पर मिसाइलें बरसा रहे हैं। Tu-22M3 लॉन्ग रेंज सुपरसोनिक बॉम्बर्स बमों की बारिश कर रहे हैं। Tu-22M3 के साथ MiG-31BM लॉन्ग रेंज सुपरसोनिक फाइटर भी युद्ध अभ्यास में लगे हुए हैं। IL-78 विमान से मिड एयर रिफ्यूलिंग की प्रैक्टिस भी जारी है। बैरेंट्स सागर में रूस ने विनाशक मिशन छेड़ दिया है। दुश्मन की ताकत तौलने के बाद रूस की नॉर्दर्न फ्लीट दुश्मन के जहाजों के मॉक टारगेट बनाकर उन पर निशाना साध रही है। रूस ने खास मकसद से बैरेंट्स सागर में एक्सरसाइज शुरू की है। बैरेंट्स सागर में उड़ान भर रहे रूस के न्यूक्लियर बॉम्बर और फाइटर जेट्स बैरेंट्स के तटीय देशों को टारगेट करने का प्लान बना रहे हैं। यहां से रूस स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड जैसे देशों पर सीधा न्यूक्लियर हमला कर सकता है। पुतिन के मिशन से साफ है कि उनका पहला टारगेट यूरोप के यही देश बन सकते हैं। रूसी मीडिया में पुतिन के इस प्लान के बारे में चर्चा की जा रही है। क्रेमलिन के नजदीकी पत्रकार व्लादिमीर सोलोव्योव ने कहा है कि अब मदर रशिया प्लान शुरू हो चुका है। बैरेंट्स सागर में नॉर्दर्न फ्लीट को युद्धाभ्यास के लिए उतार दिया गया है, तो पैसिफिक सागर में भी रूस की सेना युद्ध के लिए तैयार है। रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने पैसिफिक नेवल फ्लीट को स्पेशल अलर्ट पर रखा है। पैसिफिक के साथ साथ आर्कटिक में भी रूस ने नेवल तैनाती पूरी कर ली है। पुतिन ने आर्कटिक में अपने न्यूक्लियर वेपन तैनात कर दिए हैं। आर्कटिक सागर में रूस का सबसे बड़ा बेस है कोला न्यूक्लियर बेस। ये बेस फिनलैंड और नॉर्वे के बहुत नजदीक है। यहां से भी यूरोप पर बड़े हमले की आशंका बढ़ गई है।
पुतिन अपने ऑपरेशन मदर रशिया को पूरा करने का मिशन समंदर से ही शुरू कर सकते हैं। रूस ने आर्कटिक, बैरेंट्स और पैसिफिक 3 मोर्चों पर तैनाती कर दी है। आर्कटिक के कोला न्यूक्लियर बेस पर सबसे विनाशक वेपन तैनात कर दिए गए हैं। रूस के कोला न्यूक्लियर बेस पर उसके सबसे अहम हथियार यानी न्यूक्लियर सबमरीन तैनात है। इस बेस पर अंडर वाटर न्यूक्लियर ड्रोन पोसाइडन तैनात है। वॉरशिप से फायर होने वाली न्यूक्लियर मिसाइल जिरकॉन यहां पर है। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सरमत और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यार्स भी इसी बेस पर है। हाइपरसोनिक मिसाइल किंजल भी इसी बेस पर रखी गई है। पुतिन ने 3 मोर्चों पर न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती तो कर दी है, लेकिन उनके मदर रशिया ऑपरेशन में सबसे बड़ी बाधा है अमेरिका। पुतिन ने अमेरिका से निपटने का बंदोबस्त भी कर लिया है। आर्कटिक सर्कल में ही अमेरिका के नजदीक पुतिन ने एक ऐसा हथियार तैनात कर दिया है जिसे बाइडेन भी नहीं रोक सकते। रूस ने आर्कटिक के रैंगल आइलैंड पर हाइपरसोनिक मिसाइल तैनात कर दी है। यहां से अलास्का की दूरी महज 500 किलोमीटर है और कनाडा की दूरी महज 2000 किलोमीटर। बेरिंग सागर के चुकची क्षेत्र में रैंगल आइलैंड से मिसाइल दागी गई तो मिनटों में अलास्का और कनाडा को तबाह कर सकती है। रूस बैरेंट्स में युद्धाभ्यास कर रहा है। आर्कटिक में न्यूक्लियर और हाइपरसोनिक मिसाइलें तैनात कर दी गई हैं। पैसिफिक फ्लीट को युद्ध के लिए तैयार रहने के आदेश दे दिए गए हैं और यार्स मिसाइल का टेस्ट पूरा हो चुका है। यानी हर मोर्चे पर पुतिन ने विध्वंसक तैयारी पूरी कर ली है। मदर रशिया ऑपरेशन कभी भी शुरू हो सकता है और अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका और रूस के बीच सीधा युद्ध भी छिड़ना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। रूस यूक्रेन युद्ध की सबसे बड़ी वजह ब्लैक सी है। यूक्रेन नेटो में शामिल होना चाहता है, जबकि अमेरिका यूक्रेन के जरिए ब्लैक सी में रूस की सीमा तक पहुंच बनाना चाहता है। यूक्रेन की मेजबानी में नेटो ने ब्लैक सी में युद्ध अभ्यास किया था। यूक्रेन के जरिए ही नेटो ब्लैक सी में रूस के करीब जाकर युद्ध अभ्यास करने में कामयाब हुआ था और यहीं से युद्ध की चिंगारी भड़की थी। युद्ध को 1 साल से ज्यादा हो गए, लेकिन वो मुद्दा, वो मकसद आज भी कायम है और यही वजह है कि ब्लैक सी में रूस और नेटो दोनों युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। यूक्रेन को हथियार देकर अमेरिका अपने इसी मकसद को पूरा करने में जुटा है, जबकि रूस परमाणु हथियारों के दम पर नेटो को जवाब देने की तैयारी में है। 14 अप्रैल 2022, काला सागर। आज से ठीक 1 साल पहले 14 अप्रैल की इसी तारीख को काला सागर में रूस की बादशाहत पर हुआ था बहुत बड़ा प्रहार। सन्न रह गए थे पुतिन, हैरान हो गई थी पूरी दुनिया, सदमे में आ गई थी रशियन नेवी। धमाका ब्लैक सी में हुआ, लेकिन उसकी गूंज मॉस्को और क्रेमलिन के प्रेसिडेंट हाउस तक गूंज गई। रूस जिस यूक्रेन को अदना सा देश समझ रहा था, उसी ने मिसाइल दागकर रूस के डिस्ट्रॉयर मॉस्को को डुबो दिया था। ब्लैक सी के जिस हिस्से में रूस की बादशाहत कायम है, जहां रशियन युद्धपोत बेखौफ चलते हैं, वहीं एक धमाका हुआ और रूस का बेशकीमती वॉरशिप पानी में समा गया। यूक्रेन रूस की जंग में पुतिन के लिए यह सबसे बड़ा झटका है, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। रूस को अपनी वॉरशिप गंवानी पड़ी, लेकिन दुनिया के लिए सबसे बड़ा सवाल था कि इतनी बड़ी और ताकतवर नेवी रखने वाला देश यूं जंग के मैदान में मात कैसे खा गया। समंदर में हाई स्पीड से आगे बढ़ता एक वॉरशिप, रफ्तार की वजह से हर वक्त बदली हुई लोकेशन, अथाह समंदर के बीच एक वॉरशिप पर सटीक निशाना लगाना बेहद मुश्किल होता है। यूक्रेन इतना ताकतवर ना तो अंतरिक्ष में है कि उसका कोई सैटेलाइट टारगेट फिक्स करने में मदद करता, और ना ही समंदर में यूक्रेन इतना पावरफुल है कि वो रूस के युद्धपोत को चुनौती दे सकता था। लेकिन फिर यूक्रेन ने अपनी जमीन के करीब मौजूद एक वॉरशिप पर सटीक निशाना लगाया। यूक्रेन की 2 मिसाइलों ने एक के बाद एक टारगेट को हिट किया। ये सब कैसे मुमकिन हुआ? रूस जानता है कि जो हुआ उसके पीछे अमेरिका का हाथ था, और वहीं से ब्लैक सी को लेकर नेटो और रूस के बीच एक जंग की चिंगारी सुलगी, जो अब 1 साल बाद पूरी तरह से धधक सकती है। ब्लैक सी पर युद्ध भड़कने की आशंका सिर्फ मॉस्को पर हमले का 1 साल पूरा होना नहीं है, वजह
बयान और बैठकें हैं। बुखारेस्ट में ब्लैक सी की सुरक्षा को लेकर समीक्षा हुई। यूक्रेन के विदेश मंत्री कुलेबा ने नेटो से गुहार लगाई। नेटो से ब्लैक सी में सुरक्षा की जिम्मेदारी लेने की अपील की। यूक्रेन की मांग का जवाब मॉस्को से भी दिया गया। क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा, ब्लैक सी में नेटो का वर्चस्व कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ब्लैक सी को लेकर जैसा माहौल 1 साल पहले बना था, इस बैठक से एक बार फिर वैसी ही गर्माहट है। रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआत की वजह भी ब्लैक सी को ही माना जाता है। यूक्रेन ने नेटो के युद्धाभ्यास की मेजबानी की थी और यूक्रेन की वजह से ही नेटो और अमेरिकी सेना रूस के करीब पहुंची थी। यूक्रेन इस युद्धाभ्यास के बाद नेटो में शामिल होने का ख्वाब देख रहा था, तो दूसरी तरफ उसी युद्धाभ्यास के बाद पुतिन ने यूक्रेन पर हमले की तैयारी शुरू कर दी थी। अब अगर फिर नेटो ने ब्लैक सी में वर्चस्व बनाने की कोशिश की तो निश्चित तौर पर रूस परमाणु हथियारों के इस्तेमाल से भी बाज नहीं आएगा। अमेरिका, नेटो या यूरोप का कोई देश अगर रूस से टकराएगा तो पुतिन क्या कर सकते हैं, इसका ट्रेलर भी रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी कर दिया है। जिस ब्लैक सी में कुछ दिन पहले रूस के सुखोई फाइटर्स ने अमेरिका के ड्रोन को मार गिराया था, उसी ब्लैक सी में रूस की नौसेना की पनडुब्बियां एक्शन में दिखी। ब्लैक सी में पहली बार रूस ने अपने युद्धाभ्यास में पनडुब्बियों से पोसाइडन अंडर वाटर मिसाइल फायर की है। ये रूस की वही मिसाइल है जिसके दम पर रूस की नौसेना सिर्फ 90 सेकंड में पूरे ब्रिटेन को समंदर में डुबोने की धमकी देती रही है। ब्लैक सी में नेटो ने भी सी शील्ड 2023 नाम का युद्धाभ्यास किया था। नेटो के इस युद्धाभ्यास में रोमानिया, मोल्डोवा, बुल्गारिया, फ्रांस, ग्रीस, तुर्की, अल्बानिया, पोलैंड, पुर्तगाल के साथ ब्रिटेन और अमेरिका के सैनिकों ने भी हिस्सा लिया था। अप्रैल की शुरुआत होते ही एक बार फिर ब्लैक सी में नई हलचल है। पुतिन के ऑर्डर पर रशियन नेवी 6 मिसाइल कैरियर्स, 2 सबमरीन लेकर ब्लैक सी पहुंची थी। युद्ध की शुरुआत से ही यूक्रेन पर रूस का सबसे घातक हमला ब्लैक सी से ही हो रहा है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि ब्लैक सी में रूस के करीब 70 से ज्यादा युद्धपोत तैनात हैं। इसके अलावा घातक रूसी सबमरीन्स ने भी ब्लैक सी में डेरा डाला हुआ है। मकसद साफ है, हर हाल में ब्लैक सी पर कब्जा। मगर क्यों, ये भी जान लीजिए। ब्लैक सी की सीमा 6 देशों जैसे बुल्गारिया, जॉर्जिया, रोमानिया, रूस, तुर्की और यूक्रेन से लगती है। इनमें से 3 नेटो के सदस्य देश हैं। रूस का 800 किलोमीटर बॉर्डर ब्लैक सी से लगता है। रूस ब्लैक सी को यूरोप में अपने प्रवेश के लिए आर्थिक द्वार मानता है। इसकी वजह यह है कि ब्लैक सी के जरिए रूस की पहुंच भूमध्य सागर तक है। नेटो देशों पर इकोनॉमिक और पॉलिटिकल दबदबा कायम करने के लिहाज से काला सागर एक स्ट्रैटेजिक पॉइंट है। यही रूस का नेवल बेस भी है। यही वजह है कि नेटो और रूस दोनों इस इलाके में वर्चस्व चाहते हैं। काला सागर को रूस यूरोप का इकोनॉमिक एंट्री गेट मानता है। यहाँ से रूस भूमध्य सागर तक अपनी पहुंच बनाता है और दक्षिणी यूरोप के प्रमुख शहरों में अपने सामान भी पहुंचाता है। यूरोप के कई देश अपनी ऊर्जा और तेल की जरूरतों को पूरा करने के लिए ब्लैक सी को सेफ और शॉर्ट रूट की तरह इस्तेमाल करते हैं। काला सागर में नेचुरल गैस और ऑयल का भंडार है जिसे रूस कभी खोना नहीं चाहता। यूक्रेन को नेटो में शामिल करने का मकसद भी काला सागर तक पहुंच बनाना था, लेकिन पुतिन ने अमेरिका की रणनीति को पूरा नहीं होने दिया। अब अमेरिका का ब्लैक सी प्लान अधर में है और जब भी इसे पूरा करने की कोशिश होगी, क्या होगा, यूक्रेन में पिछले 1 साल से देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। रूस यूक्रेन की जंग में नेटो ने डोनबास और कीव से रूस का फोकस हटाने के लिए क्रीमिया को टारगेट किया, लेकिन सर्द दिनों में इस रणनीति के नतीजे उतने बेहतर नहीं आए। इसीलिए यूक्रेन ने अपना फोकस रूस की पश्चिमी सीमा पर किया और नेटो ने रूस को न्यूक्लियर वॉर में उलझाए रखा। दरअसल ये भी एक रणनीति थी जिसका मकसद सर्द गुजारना था, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि समय का इस्तेमाल दोनों पक्षों ने बारूद की रिफिलिंग में किया और अब गर्मी के लिहाज से जंगी मैदान तैयार कर लिया गया। देखिए वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। रूस यूक्रेन के बारूदी ऑपरेशन का वो केंद्र जिसे नेटो ने इसी साल फरवरी में टारगेट करने के लिए रणनीति में शामिल किया। हालांकि तब संसाधनों के अभाव और सर्दी की वजह से इस प्रायद्वीप पर कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया जा सका, लेकिन अब गर्मी का फायदा उठाने के लिए बारूदी एक्शन का नया दौर शुरू होने जा रहा है और ये दौर
जंग के खत्म होने तक जारी रहेगा। हालांकि क्रीमिया की जंग की शुरुआत होती है रूस को क्रीमिया से जोड़ने वाले क्रेच पुल पर धमाके से, जिसके बाद रूस का ध्यान भटकता है और फिर सेवेस्तोपोल के रूसी एयरबेस के साथ रिहायशी इलाकों पर भी धमाके बताते हैं कि यूक्रेन की रणनीति बदल गई है। इसके बाद रूस की न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल की चेतावनी से हालात बदल जाते हैं और क्रीमिया बारूदी सेंटर बनने से बच जाता है। लेकिन किसे पता था कि बारूदी बारिश में रुकावट का कारण हथियारों की कमी थी, जिसे रिफिल करने के लिए समय लिया गया। और अब बारूदी डिपो भरकर फिर जंग को क्रीमिया वाली रणनीति के तहत आगे बढ़ाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। इस तैयारी के प्रमाण बिंदुवार संकेतों से समझिए। इसमें पहला संकेत है चीन से रूस को मिले हथियार, दूसरा संकेत है यूक्रेन को हो रही वेपन्स की सप्लाई, तीसरा संकेत है यूरोप से यूक्रेन को मदद का ऐलान और चौथा संकेत है क्रीमिया की सुरक्षा के लिए रूस की तैयारी। हालांकि इनके अलावा जंगी जमीन पर बारूद से साक्षात्कार करने वालों के भी दावे बता रहे हैं कि अब जंग का अंतिम और फाइनल दौर शुरू हो चुका है, जो कीव पर नहीं बल्कि क्रीमिया पर जाकर खत्म होने वाला है। अब ये दावे कितने भरोसेमंद हैं, ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले क्रीमिया को टारगेट बनाने के लिए शुरू हो चुकी हलचल के संकेत रूस की तरफ से कैसे मिल रहे हैं, इसे जान लीजिए। अमेरिका ने रूस की विदेशी खुफिया एजेंसी SVR के पीछे जासूस लगाए थे। इन्हीं अमेरिकन जासूसों ने रूस के खुफिया दस्तावेजों को हासिल कर लिया। अमेरिका का दावा है कि रूसी खुफिया दस्तावेजों में चीन से सौदे का जिक्र था और चीन रूस को 2022 की शुरुआत से यूक्रेन में घातक हथियारों की मदद पहुंचा रहा है। लीक रिपोर्ट के आधार पर दावा यह भी किया गया है कि बीजिंग से रूस के लिए मदद के नाम पर कई गुप्त शिप्स भी पहुंचाए गए थे, जिनमें लेबल न होने की वजह से किसी को वेपन्स ट्रांसपोर्टेशन की भनक नहीं लगी और ये शिपमेंट क्रीमिया तक आसानी से पहुंच गए। मतलब साफ है, क्रेमलिन को नेटो के मिशन क्रीमिया के बारे में पहले से जानकारी थी, इस प्लान के बारे में पहले से पता था और इसीलिए रूस ने ऑफेंसिव और डिफेंसिव तैयारी इसी मोर्चे पर करनी शुरू कर दी। हालांकि उस समय क्रीमिया में कोई बड़ी हलचल दर्ज नहीं हुई थी, लेकिन ये सर्दी और बर्फबारी का असर था जो गर्मी के दिन में खत्म होता नजर आ रहा है। क्रीमिया को केंद्र बनाकर नए सिरे से विनाशकारी जंग छेड़ने का दूसरा सबूत एक वीडियो से मिलता है। ये तस्वीर क्रीमिया की ही है, जिसकी सीमा खाई से सील कर दी गई है। इसके पहले क्रेमलिन के आदेश पर क्रीमिया प्रशासन ने सभी बीच टूरिस्ट के लिए बंद कर दिए थे, जिसके बाद सैन्य पोजीशनिंग के लिए तैयारी शुरू कर दी गई थी। अब तक आपने वॉर सेंटर क्रीमिया में रूस की तैयारी देखी, लेकिन अब नेटो की रणनीति के तहत यूक्रेन से एग्जीक्यूट होने वाले प्लान को समझिए। इस एक्टिव प्लान की तस्दीक होती है यूक्रेन को हो रही हथियारों की सप्लाई से। यूक्रेन को MiG-29 फाइटर जेट्स आपूर्ति पर मोहर लग चुकी है। यूक्रेन को 5 MiG-29 फाइटर प्लेन पोलैंड से मिलेंगे। जर्मनी ने यूक्रेन की मदद के लिए जेट सप्लाई को मंजूरी दे दी है। ये पुराने MiG-29 जर्मनी ने 2002 में पोलैंड को बेचे थे। सिर्फ इतना ही नहीं, यूक्रेन को मिशन क्रीमिया के लिए न सिर्फ नेटो के सदस्य मदद देने को राजी हो गए हैं, बल्कि यूरोपियन यूनियन ने भी यूक्रेन को गोला बारूद की कमी न आने देने के संकल्प के साथ एक भारी भरकम बजट अलॉटमेंट की तैयारी कर ली है। यूरोपियन यूनियन यूक्रेन के लिए 1 बिलियन यूरो आवंटित करेगा। इस राशि जितने ही यूक्रेन के लिए बारूद और हथियार भेजे जाएंगे और यूरोपियन यूनियन से मिलने वाला गोला बारूद 31 मई तक पहुंच जाएगा। इसके अलावा क्रीमिया के फ्रंट पर यूक्रेन को मिल रही मदद का सबूत है ये वीडियो, जिसमें रोमानिया के रास्ते तुर्की से मिले बख्तरबंद वाहन यूक्रेन रवाना कर दिए गए हैं, ताकि रूस की माइंस और रूसी सैनिकों की गोलियां यूक्रेनी सैनिकों पर बेअसर हो जाएं। क्रीमिया मिशन का दावा मिल रही तस्वीरों या फिर सप्लाई किए जा रहे वेपन्स के जरिए ही इस बात को पुख्ता नहीं करता, बल्कि जो जमीनी जंग है या जमीनी इनपुट्स जो मिल रहे हैं वो भी इस बात की पुष्टि करते हैं। क्रीमिया को लेकर नया दावा वैगनर चीफ येवगेनी प्रिगोजिन का है, जिनके मुताबिक यूक्रेन अब नए सैनिकों के सहारे नए मिशन की शुरुआत कर रहा है। जाहिर है यूक्रेन का नया मिशन क्रीमिया है, जहां तैयारी का नया दौर वैगनर चीफ प्रिगोजिन के दावे से समझिए।
येवगेनी प्रिगोजिन के मुताबिक यूक्रेन ने 2 लाख सैनिकों का रिजर्व कोटा बना लिया है और ये सैनिक एक बड़े ऑपरेशन की तैयारी में है। मतलब साफ है कि इस गर्मी में महाविनाश का बारूद फट सकता है और ऐसा होता है तो इसका केंद्र क्रीमिया ही होगा, क्योंकि पुतिन पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि क्रीमिया से खिलवाड़ अमेरिका और नेटो को भारी पड़ेगा। वो रूस का हिस्सा है जिस पर हमले का मतलब है रूस सुरक्षा के लिए न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल के लिए स्वतंत्र है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। युद्ध के मैदान में पुतिन का ऑपरेशन नेटो टैंक शुरू हो चुका है। रूस के टैंक हंटर ने अपना पहला शिकार कर लिया है। खैरसोन में रूसी फौज ने जर्मन लेपर्ड टैंक को तबाह कर दिया है। एक तरफ नेटो के खिलाफ रूस के टैंकर हंटर बटालियन एक्शन में है, तो वहीं दूसरी तरफ पुतिन यूक्रेन पर ग्लाइडर बम की बरसात कर रहे हैं। यह पुतिन का वो महाबम है जिसके कीव से लेकर वॉशिंगटन तक दहशत मचाई हुई, और इसके सामने यूक्रेन के सारे एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो चुके हैं। तो सवाल यह है कि क्या यूक्रेन का अंत बहुत नजदीक है? आखिर पुतिन का ग्लाइडर यूक्रेन को चैप्टर कैसे क्लोज करने की तैयारी कर रहा है, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। यूक्रेन का सर्वनाश तय है। यूक्रेन का वजूद मिटना तय है। पूरा यूक्रेन मुर्दा घर बनने वाला है। शहर के शहर खंडहर बन जाएंगे। ये ऐलान इसलिए क्योंकि पुतिन की सेना विध्वंसक हो गई है। एक तरफ रूस की टैंक हंटर सेना नेटो के टैंकों का संहार कर रही है, तो दूसरी तरफ पुतिन की एयरफोर्स महाबम दागकर यूक्रेन को तबाह कर रही है। पुतिन ने टैंक हंटर और टैंक किलर नाम से सेना की 2 विध्वंसक टुकड़ी तैयार की थी। अपने सैनिकों को नेटो के टैंकों को तबाह करने के लिए ट्रेनिंग दी गई थी। अब पुतिन की टैंक विध्वंसक ब्रिगेड का एक्शन शुरू हो चुका है। खैरसोन में रूस ने जर्मनी के लेपर्ड टैंक की कब्र खोद दी है। पुतिन सिर्फ नेटो के टैंक का शिकार नहीं कर रहे हैं, बल्कि यूक्रेन पर महाबम की बरसात भी कर रहे हैं। पुतिन यूक्रेन को जिस महाबम से मिटा रहे हैं उसका नाम है ग्लाइडर बम। ये 1500 किलो का है। रूसी एयरफोर्स हर रोज 20 से ज्यादा ग्लाइडर बम दाग रही है, और इसकी वजह से जो यूक्रेन का फ्रंट लाइन है, इस महाबम के महाविनाश की वजह से यूक्रेन का फ्रंट लाइन तबाह होता जा रहा है। रूस का ग्लाइडर वो बम है जो अकेले ही यूक्रेन का नामो निशान मिटा देगा। ये वो विनाशक बम है जिससे यूक्रेन में दहशत फैली हुई है। ऐसा इसलिए क्योंकि यूक्रेन के पास इसका कोई तोड़ नहीं है। इसके पास कोई ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है जो पुतिन के ग्लाइडर को रोक पाए। ये बात हम नहीं बल्कि खुद ज़ेलेंस्की और उनकी सेना मान रही है। यूक्रेनी एयरफोर्स के प्रवक्ता यूरी इग्नात ने स्वीकार किया है कि रूस का ग्लाइडर बम यूक्रेन के लिए सबसे नया और सबसे बड़ा खतरा है। रूस के ग्लाइडर को यूक्रेनी एयर डिफेंस सिस्टम पकड़ नहीं पा रहा है। यूक्रेन के पास इसे मार गिराने वाला एयर डिफेंस सिस्टम ही नहीं है। यूक्रेन को जल्द ही इसकी काट ढूंढनी होगी। न सिर्फ यूक्रेन बल्कि पूरा नेटो पुतिन के महाबम से परेशान है। सवाल यह है कि आखिर पुतिन का ग्लाइड इतना विनाशक और विध्वंसक क्यों है कि उसके सामने पश्चिमी देशों के एयर डिफेंस सिस्टम भी फेल हो चुके हैं। वॉर जोन में ये ऐलान क्यों हो गया है कि पुतिन का यही अकेला ब्रह्मास्त्र यूक्रेन का नाम और निशान मिटा देगा? इसे समझना जरूरी है। रूस जिस महाबम से यूक्रेन को बर्बाद कर रहा है उसका नाम है UPAB 1500B। इसे दुनिया ग्लाइडेड या ग्लाइडर बम के नाम से भी जानती है। रूस ने इस बम को 2019 में बनाया था। अब पुतिन सेना इसी घातक हथियार से यूक्रेन को तहस नहस कर रही है। आइए इसके बारे में खासियत आपको बताते हैं। रूस का एक ग्लाइडर बम जमीनी टारगेट को ध्वस्त करता है। इसका वजन 1525 किलो है। ये 1000 किलो से ज्यादा का बारूद लेकर जा सकता है। इसकी लंबाई करीब 5 मीटर है। इसे 15 किलोमीटर की ऊंचाई से दागा जा सकता है। इसकी मारक रेंज 50 किलोमीटर है। पुतिन का ग्लाइडर इतना घातक है कि इसके वार से बचना असंभव है। रूस का ग्लाइडर गाइडेड बम है जो सैटेलाइट और GPS से संचालित होता है। यही वो बात है जो इसे बहुत ही विध्वंसक बनाती है। इसका हमला इतना सटीक होता है कि दुश्मन का बच पाना नामुमकिन है। सवाल यह है कि आखिर पुतिन ने अपने शस्त्रागार से वर्ल्ड वॉर के इस हथियार को क्यों निकाला? यूक्रेन पर ग्लाइडर से हमला करने की जरूरत क्यों पड़ी? इसके पीछे क्रेमलिन का प्लान क्या है? दुनिया की टॉप डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसके पीछे पुतिन की सोची समझी रणनीति है।
दरअसल नेटो देशों से बहुत ही जल्द यूक्रेन को लॉन्ग रेंज वेपन मिलने वाले हैं। पश्चिमी देशों के घातक हथियार वॉर जोन में जैसे ही पहुंचेंगे, यूक्रेन फिर से रिचार्ज हो जाएगा। ज़ेलेंस्की सेना को नया ऑक्सीजन मिल जाएगा। यूक्रेन पश्चिम के हथियारों से रूस को तबाह करना शुरू करे, उससे पहले ही रूसी सेना यूक्रेन को खत्म कर देना चाहती है। यही वजह है कि अब पुतिन युद्ध में अपने ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। नेटो के सदस्यों की संख्या बढ़ाने के साथ ही विनाश की आहट भी तेज होती जा रही है। रूस ने हालांकि सीधे तौर पर अभी तक फिनलैंड के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि प्रेसिडेंट पुतिन गुस्सा उनका ठंडा हो चुका है, बल्कि हर दिन बढ़ रही फिनलैंड की एक्टिविटी इस गुस्से को भड़का रही है। पुतिन का ये गुस्सा दरअसल इतना ज्यादा बढ़ गया है कि बेरेंट्स से लेकर बाल्टिक रीजन के बीच के क्षेत्र को किसी भी वक्त बारूदी बवंडर घेर सकता है और ये बवंडर आगे महाविनाश का कारण बनेगा। नजर डालिए इस रिपोर्ट पर। बेरेंट्स से बाल्टिक तक महाविनाश की आहट। फिनलैंड जब से नेटो का आधिकारिक हिस्सा बना है, तब से लगातार क्रेमलिन में हलचल है। पुतिन का गुस्सा जमीन में दफन लावे की तरह उबल रहा है। इंतजार है उस कमजोर बारूदी जमीन को तलाशने का, जहां से यह गुस्सा ज्वालामुखी की तरफ फट सके। और ये जल्द होने वाला है। तो क्या पुतिन के गुस्से की आग फिनलैंड को जलाएगी? क्या रूस जल्द ही फिनलैंड पर भी हमला कर देगा? क्या रूस ने जंगी बिसात फिनलैंड तक बिछा दी है? फिनलैंड को लेकर रूस के सस्पेंस वाले एक्शन की वजह से सवालों का एक पूरा पहाड़ खड़ा है, जिनका जवाब सिर्फ क्रेमलिन के पास है। लेकिन जवाब हासिल करने के लिए ज्यादा जुगत लगाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि फिनलैंड की एक्टिविटी बता रही है कि अगला टारगेट फिनलैंड बनने जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि फिनलैंड की हर एक्टिविटी प्रेसिडेंट पुतिन का गुस्सा भड़का रही है। दरअसल फिनलैंड अब आधिकारिक नेटो का सदस्य बन चुका है और अब फिनलैंड नेटो के न्यूक्लियर ग्रुप में भी शामिल कर लिया गया है। हालांकि फिनलैंड अपने यहां न्यूक्लियर हथियार तैनाती की अनुमति नहीं देगा, लेकिन नेटो के न्यूक्लियर प्लान ग्रुप के काम में हिस्सेदार जरूर होगा। इसका मतलब यह है कि रूस के खिलाफ न्यूक्लियर वॉर छेड़ने पर फिनलैंड भले ही न्यूक्लियर वेपन से अटैक के लिए नेटो को अपनी जमीन का इस्तेमाल ना करने दे, लेकिन इतना तय है कि उन हालात में फिनलैंड रूस पर हमले के लिए अपने सहयोगी सदस्यों के साथ हामी भरेगा। और यही न्यूक्लियर समीकरण प्रेसिडेंट पुतिन के गुस्से का कारण बन गया है, जिससे जंगी जमीन के फैलाव की तस्वीर साफ हो रही है। ऐसा क्यों, इसे भी समझ लीजिए। फिनलैंड के नेटो मेंबर बनने के बाद रूस का फोकस बैरेंट्स सागर से लेकर बाल्टिक सागर के बीच के 3 देशों पर है। इनमें फिनलैंड पहले नंबर पर है, इसके बाद स्वीडन और फिर नॉर्वे का नंबर आता है। और इस फोकस की वजह से नेटो सदस्यों का संकट बढ़ गया है। ये संकट इसलिए बढ़ा है क्योंकि इंटरनेशनल फ्लाइंग जोन का इस्तेमाल नेटो के सदस्य कर रहे हैं, लेकिन अब रूस इन नेटो सदस्यों को अपने आसपास भी फटकने नहीं देना चाहता। इसलिए 4 अप्रैल के बाद से लगातार आकाश में तकरार जैसी घटनाएं हो रही हैं। बैरेंट्स सागर के ऊपर रूस ने नॉर्वे के जेट्स को टारगेट किया। रूस के MiG-31 ने नॉर्वे के पेट्रोलिंग फाइटर जेट को खदेड़ा। रूस ने नॉर्वे की उड़ान को सीमा का उल्लंघन बताया। इसके अलावा बाल्टिक सागर तक रूस के Su-27 ने जर्मनी जेट को खदेड़ा। हालांकि जर्मन P-3C ओरियन को खदेड़ते हुए रूस का जेट दुर्घटनाग्रस्त हो गया। लेकिन पिछले कुछ दिनों की इन हलचलों ने बता दिया कि अब सिर्फ फोकस यूक्रेन नहीं है, बल्कि रूस के टारगेट पर बैरेंट्स से लेकर बाल्टिक रीजन तक के वो देश हैं जो न सिर्फ यूक्रेन को मदद पहुंचा रहे हैं, बल्कि रूस के खिलाफ जंग की तैयारी भी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बाखमुत के चप्पे चप्पर पर तलाशी चल रही है। विध्वंसक जंग खत्म होने के बाद अब यहां गलियों और सड़कों पर लड़ाई हो रही है। यूक्रेन के सैनिक जहां तहां इमारतों में छिप गए हैं और लगातार अपनी पोजीशन बदल रहे हैं। रूस के सैनिक अब चाहकर भी भारी हथियारों का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। दोनों देशों की सेना के बीच एनकाउंटर चल रहा है। छिपकर एक दूसरे को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिशें हो रही हैं। रूस की सेना ने अब मारियोपोल की तरह यहां भी गलियों में टैंक उतारा है। जहां से भी गोली चलती है, रूस के सैनिक उस इमारत को गिरा देते हैं।
बाखमुत के बाहरी इलाकों से जंग सिमटकर अब सड़कों, इमारतों और गलियों तक रह गई है। मारियोपोल में जिस तरह से रूसी सेना ने टैंक से पूरे इलाके को खंडहर बना दिया था, बाखमुत में भी कुछ वैसा ही हो रहा है। ऑपरेशन क्लीन मारियोपोल जैसा सीन। बाखमुत की गलियों में रशियन T-90 टैंक घूम रहे हैं। रूस की सेना को जैसे ही किसी इमारत में यूक्रेन के सैनिकों के छिपे होने का शक होता है, टैंक से गोले बरसा दिए जाते हैं। बाखमुत की तस्वीरें देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि कैसे अब स्ट्रीट फाइट के जरिए यूक्रेनी सैनिकों को चुन चुन कर मारा जा रहा है। 24 घंटे जारी आघात, धमाकों से गूंजती रात के वक्त भी बाखमुत में धमाके नहीं रुकते। इमारतों को गिराने के लिए बड़े बमों का इस्तेमाल हो रहा है। वैगनर चीफ का दावा है कि यूक्रेन के 38,000 सैनिकों की मौत हो चुकी है। यूक्रेन की सरकार आंकड़े छिपा रही है। वैगनर से जंग में यूक्रेन को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। बाखमुत की हालत देखिए, यूक्रेन के सैनिक अब पैदल ही लड़ रहे हैं। बाखमुत का रिहायशी इलाका ही जंग का मैदान है और इमारतों की दीवारें ही बंकर हैं। मलबे और खंडहरों के बीच अब गोरिल्ला वॉर चल रहा है। यूक्रेन के सैनिक जल्द से जल्द अपनी पोजीशन बदल रहे हैं ताकि वो टैंक और आर्टिलरी से बच सके। यूक्रेन को कामयाबी, कैप्चर में रशियन यूनिट। यूक्रेन की सेना ने दावा किया है कि रशियन फौज की एक पूरी यूनिट को पकड़ लिया गया। रूस के सैनिकों ने घिर जाने के बाद सरेंडर कर दिया। बाखमुत में ऐसा दावा पहले भी यूक्रेन की सेना ने किया था। 2 हफ्ते की लड़ाई में यूक्रेन को कई बार कामयाबी मिली है। दावा है कि यूक्रेन के सैनिकों के पलटवार में रूस के 4,500 सैनिक मारे गए हैं। यह आंकड़ा सिर्फ पिछले 15 दिनों का है। बाखमुत के बाहरी इलाकों से ATGM-2B से यूक्रेन की सेना वैगनर्स पर हमले कर रही है। रिहायशी इलाकों में यूक्रेन के सैनिक पोजीशन बदल बदल कर छिप रहे हैं। ऐसे में वैगनर्स और रूस के सैनिकों के लिए यूक्रेनी सेना को ढूंढना बेहद मुश्किल हो रहा है। यूक्रेन के सैनिकों के पास गोला बारूद की कमी है, लेकिन छिपकर वार करने की वजह से रूस को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। बाखमुत की जंग अब ठीक वैसी ही हो गई है जैसी मारियोपोल में हुई थी। रूस की सेना ने ज्यादातर इलाकों पर कब्जा कर लिया है, लेकिन यूक्रेन की मुट्ठी भर फौज ने रूस के सैनिकों को जीत की पताका फहराने से रोक रखा है। वक्त बीतने के साथ रूस की बौखलाहट बढ़ती जा रही है, लेकिन मुश्किल है कि अब ड्रोन या फाइटर जेट का इस्तेमाल नहीं हो सकता क्योंकि यूक्रेन के सैनिक छोटे छोटे ग्रुप में बढ़ चुके हैं। और ऊंची ऊंची इमारतों में पोजीशन लेकर बैठे हैं। यही वजह है कि रूस की सेना टैंक का इस्तेमाल कर रही है ताकि यूक्रेन के सैनिकों की गोली नाकाम रहे और यूक्रेन के सैनिकों के हाइडआउट्स को खत्म किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। पुतिन ने प्लान बनाया, जिनपिंग ने फरमान सुनाया, तो किम ने अमेरिका विध्वंस का हथियार तैयार कर लिया। उत्तर कोरिया ने न सिर्फ अमेरिका को खत्म करने वाली मिसाइल बनाई, बल्कि सबसे बड़ा विस्फोट कर इसका ऐलान भी कर दिया। किम ने जिस ICBM मिसाइल का परीक्षण किया है वो अब तक की सबसे खतरनाक मिसाइल है। ये सॉलिड फ्यूल वाली न्यू मॉडल मिसाइल है जिसकी जद में पूरा अमेरिका आ गया है। सवाल यही है कि क्या किम के टारगेट पर सुपर पावर है? क्या पुतिन के सिग्नल देते ही किम वॉशिंगटन को तबाह करने वाले हैं? ये उत्तर कोरिया के तानाशाह का ICBM धमाका है। किम ने इसी तरह 24 घंटे में 2 मिसाइलें फोड़ दी। किम के मिसाइल विस्फोट से सियोल, टोक्यो और वॉशिंगटन में खलबली मच गई। किम जोंग के धमाके से अमेरिका और दक्षिण कोरिया इतने दहशत में आ गए कि उन्होंने एयर ड्रिल शुरू कर दी।
किम के धमाके से अमेरिका इसलिए दहशत में है क्योंकि ये नए तरह की मिसाइल है। इस मिसाइल का नाम है वॉनसोंग 18। ये सॉलिड फ्यूल आईसीबीएम मिसाइल है जिसकी जद में पूरा अमेरिका आ गया है। जब ये मिसाइल परीक्षण हो रहा था तब किम और उसकी बेटी वहीं पर मौजूद थे। महाविस्फोट के बाद किम जोंग ने ऐलान किया कि हमारी न्यूक्लियर काउंटर अटैक क्षमता बढ़ गई है, यानी अब हम ज्यादा तेजी से अपने दुश्मनों पर हमला कर सकेंगे। अगर शत्रु ने कोई हिमाकत की तो हम उन्हें मिटा देंगे। वॉनसोंग 18 मिसाइल के परीक्षण के साथ उत्तर कोरिया की परमाणु अटैक की क्षमता बढ़ गई है। इससे किम इतना खुश हुआ कि सीधे अमेरिका को खत्म करने की धमकी दे दी। हमारे देश की तरफ अब कोई गलत नजर नहीं रख पाएगा। दुश्मनों को इस मिसाइल में मौत दिखेगी। किम को धमकाने के लिए अमेरिका और दक्षिण कोरिया संयुक्त मिलिट्री ड्रिल कर रहे हैं। इससे किम इतना भड़क गया कि उसने बहुत बड़ा धमाका कर दिया। किम ने जिस मिसाइल का परीक्षण किया है वो सॉलिड फ्यूल वाली अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। अभी तक उत्तर कोरिया के ज्यादातर मिसाइलों में लिक्विड फ्यूल का इस्तेमाल हो रहा था। उन्हें प्रोपेलेंट के साथ बारीकी से लॉन्च साइट पर लोड करना होता था, जिसमें काफी समय लगता था, लेकिन सॉलिड फ्यूल तकनीक आसान और सुरक्षित है। वॉनसोंग 18 मिसाइल में परमाणु हथियार लगा सकते हैं। इसे एक साथ कई टारगेट पर हमला करने लायक हथियार से भी लैस किया जा सकता है। इसकी मारक रेंज 15 से 20,000 किलोमीटर बताई जा रही है। ये मिसाइल उत्तर कोरिया से पूरे अमेरिका में कहीं भी परमाणु हमला कर सकती है। किम का टारगेट भी अमेरिका ही है। वो वॉशिंगटन को तबाह करने का सपना देखता आ रहा है। उसके विध्वंसक कदम ऐलान कर रहे हैं कि पुतिन और जिनपिंग के इशारे पर वो जल्द ही सुपर पावर को दहला सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। रूस यूक्रेन युद्ध हथियारों का टेस्टिंग ग्राउंड तो बन ही गया, साथ ही यहां से एडवांस तकनीक भी चोरी हो रही है। इस युद्ध से रूस और अमेरिका दोनों को एक दूसरे की मॉडर्न वेपनरी तकनीक चोरी करने का मौका मिल गया है। तकनीक चोरी की ताजा तस्वीर आई है अमेरिका के लुइजियाना से। युद्ध में रूस का सबसे एडवांस टैंक T-90 यूक्रेन ने कब्जा कर लिया। अब इस टैंक को अमेरिका पहुंचा दिया गया है, यानी रूस के सबसे एडवांस टैंक पर अमेरिका रिसर्च शुरू कर देगा। टैंक युद्ध का रुख पलटने वाली विनाशक वॉर मशीन होते हैं। पहले विश्व युद्ध से लेकर अब तक टैंकों का स्वरूप, उनका आकार, उनकी तकनीक सहित अटैक और डिफेंस करने की क्षमता में बहुत बदलाव आया है। रूस का T-90 आज का सबसे एडवांस टैंक माना जाता है। यूक्रेन युद्ध में उतरा रूस का यह टैंक अमेरिका पहुंच चुका है। ये तस्वीरें अमेरिका की लुइजियाना से आई हैं। यूक्रेन ने खार्किव रीजन में रूस के इस टैंक पर कब्जा किया था। यूक्रेन को हथियार सप्लाई करने वाले अमेरिका ने यूक्रेन से ये टैंक लेकर लुइजियाना भेज दिया। ये टैंक अमेरिका की वेपन रिसर्च फैसिलिटी में पहुंच चुका है। रूस के T-90 टैंक पर अमेरिका रिसर्च करेगा। इसकी तकनीक पर स्टडी की जाएगी। इस टैंक के सिस्टम के बारे में जानकारी जुटाई जाएगी। आर्मर्ड पावर पर रिसर्च की जाएगी। अमेरिका टैंक के खास फीचर जानकर नया टैंक बनाने की कोशिश करेगा।